बीटेक फ्रॉम पीआईटी कॉलेज। हाँ हाँ। और आपकी ब्रांच कौन सी है? साइबर सिक्योरिटी सीएसई। साइबर सिक्योरिटी सीएससी। अच्छा ओके, चलो बहुत बढ़िया है, साइबर सिक्योरिटी सीएससी। ओके, आप बताइए। Evening sir, my name is Nikita Singh Mehta. I am graduate from Sri Vishnu Vidyapith Vishwavidyalaya, Indore, हाँ from BTech branch in Information Technology. अच्छा अच्छा। My name is Sakti Thakur. I am from Patna and I am मतलब recently graduate हुए हैं हाँ हाँ। मिलेनियम कॉलेज से कंप्यूटर साइंस। तो आप पटना से यहाँ आए? Okay okay. Good evening sir, myself Mujaffer Ahmed. I am from Bihar. I am pursuing BTech from SIRT College, CSE, Cyber Security Specialization. ओके, Sir, अभी कौन सी ईयर में हो? right now I am second year. सेकेंड ईयर, चलो बढ़िया है। आप बताइए। Good evening, sir. I'm Khushbu Qureshi and I'm from Bhopal. And currently I'm pursuing a master's and tech in computer science. Okay. And I'm in fourth semester. Hello sir, I am Kamlesh Thakur. I am from Balaghat. I am currently pursuing BTech from Khalsa College and in second year. Okay. CSE branch. Good evening, sir. I'm Shakti Singh from basically I'm from Balaghat. And I'm pursuing BTech from Jain College of Technology in Artificial Intelligence and Data Science. Okay. Right now I'm in fourth sem. तो लाइक आपने AIML वगैरह लिया है, तो साइबर सिक्योरिटी में कैसे आ गए? सर पहले ऐसा लगा कि वो ब्रांच ठीक है, अच्छा। बट अभी इंटरेस्ट नहीं तो है। अभी स्विच करने का ऑप्शन नहीं है आपके पास? नो सर, सेकंड ईयर में नहीं होता है। फर्स्ट ईयर के बाद शायद एक बार मौका मिलता है। थर्ड ईयर के बाद कर सकते हैं, सेकंड ईयर के बाद। सेकंड ईयर में पहुंच गए। अच्छा ओके। आपका? Good evening, sir. My name is Ishant Gupta. I am from Bhopal. I have currently completed my 12th and I am looking for graduation in few days. ओके ओके, तो आपका मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट। ओके ग्रेट, चलो ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। हेलो हेलो जी। मैं अभी थोड़ी मीटिंग में हूँ, तो मैं कॉल बैक करता हूँ, है ना? ओके ओके, थैंक यू। सो गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जहाँ पर भी कुछ भी दिक्कत आए बताना मुझे, तो अगर लगता है कि थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, देन वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ओके, तो अभी आज अपन बेसिकली कुछ ऐसा डीप डाउन अपन जाके पढ़ेंगे नहीं, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ चीज़ों का। तो आप लोग मतलब अभी जैसे कि साइबर में भी अपने पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना? जैसे कि रेड हैट वाला हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाला हो गया, CCNA हो गया, अपन नेटवर्किंग पे डेडिकेटेड, उसके बाद CES भी है। तो आप लोगों का लाइक किस पे फोकस है मेन प्राइमरी? CES पे फोकस है। ओके चलो चलो मेरे मूड है, ठीक है? तो मेरा भी CES है और मेरी वही स्पेशलाइजेशन है, तो काफी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? तो अब देखो, जब CH स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन, तो बेसिकली कुछ चीजें अपन देख लेते हैं, CH का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? चीजें कैसे काम करती है यहाँ पर। तो ओके, तो अपन यहाँ पे छोटे कुछ मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, एंड देन मैं आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ हैकिंग के, ठीक है? किस तरीके से चीज़ें काम करती है लाइक अपने फील्ड के अंदर। तो अब देखो होता क्या है, जस्ट लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है? तो बेसिकली CH के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली लीगल हैकिंग कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग, ठीक है? एथिकल मतलब लीगल एंड हैकिंग मतलब हैकिंग, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। तो अब देखो चीजें क्या आती है कि हमारे पास ना, अब हैकिंग लीगल कैसे होगी? लीगल होने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि दो चीजें हमें फॉलो करनी है, ठीक है? हमेशा इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो किसी दिन बहुत बुरे फंसोगे, ठीक है? पहली चीज ये है कि आपके पास हमेशा रिटर्न परमिशन होनी चाहिए, ठीक है? रिटर्न परमिशन किसकी? ठीक है, राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, कल मैं इसको राइट कर लूंगा। तो ओनर की, जिस पर भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, जिसके भी डिवाइसेस है, जिसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर आपको उस पर्सन से लीगल परमिशन लेनी होती है रिटर्न में, ठीक है? आपकी मर्जी, चाहे आप पेपर पे ले लो, मेल पे ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने बोल दिया हाँ कर लो और आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है? पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फेस करी है कि हमने टेस्टिंग कर दी सामने वाले के हिसाब से और सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन हमसे नुकसान हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, सामने वाले को बिजनेस के लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, तो उस केस में उन लोग क्या करते हैं, उन लोग आपके ऊपर केस कर देते हैं,
ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ से बचना, कभी भी कोई आपको जो भी मैं आज सिखाने वाला हूँ उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना, और कभी भी कोई लाइक बातें करता है कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, क्योंकि जब सामने वाले को पता चलता है ना आप इस फील्ड में हो, तो लोग आपको ब्रेन वॉश करेंगे एक तरीके से। वो अपना काम निकलवाने के लिए आपको चीज़ें बोलेंगे कि ये मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में हेल्प नहीं होती है, दूसरों की प्राइवेसी में एंटर करने वाली चीज़ होती है। तो वो चीज़ से हमको बचना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या है, हमें लॉज एंड रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। लॉज एंड रूल्स मतलब साइबर के रूल्स होते हैं, आईटी के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमें फॉलो करना है, ये दो चीजें। अब देखो साइबर के अंदर बहुत सारे अलग अलग लॉज होंगे, कंट्री के हिसाब से भी चेंज होते हैं, स्टेट के हिसाब से भी चेंज होते हैं। तो हम जहां पर भी काम कर रहे हैं हमें उस जगह के तो रूल फॉलो करना है। जैसे कि लाइक अभी अपन इंडिया में है, तो इंडिया के जो आईटी रूल्स है वो हमें फॉलो करने हैं। दूसरा क्या है, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसके जो भी आपका क्लाइंट होगा या जिसके साथ आप काम कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है किसी दूसरी लोकेशन से हो, तो आपको उनकी लोकेशन के भी रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसी चीजें नहीं करना है जो कि आपने तो सोच लिया कि मेरे लोकेशन में मैं फॉलो कर रहा हूँ, अब जिसका आप टेस्टिंग कर रहे हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दूसरे कंट्री में है, ये भी हो सकता है सर्वर दूसरे कंट्री में, तो वो भी आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि आपने टॉर ब्राउजर के बारे में सुना होगा, टॉर सर्विस के बारे में सुना होगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। लेकिन काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर टॉर ब्राउजर को यूज करना ही इलीगल है, जैसे कि दुबई हो गया, कुवैत हो गया। वहां पर अगर आपने टॉर ब्राउजर को यूज भी कर लिया सर्विस को गलती से, तो वो आपको अंदर कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें ये है कि जैसे कि नेटवर्क स्कैनिंग हो गया, एक मॉड्यूल होता है अपना जिसमें अपन एक टूल को यूज करते हैं एनमैप को। तो एनमैप से जब हम स्कैनिंग करते हैं तो कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जो कि नेटवर्क स्कैनिंग भी अलाउ नहीं करती। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी रूल्स तो बहुत सारे होते हैं, ये दो चीजों पर हमेशा फोकस करोगे तो आप एक सेफ साइड में रहोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई किसी हैकर को हायर क्यों करेगा। यस, टू वे कम्युनिकेशन रखना है हम लोगों को, ठीक है। मैं भी बोलूंगा, आप लोग भी इंगेज करो, थोड़ा ओपन रहना, ठीक है। जब तक हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छे कंक्लूजन पे, एक अच्छी लर्निंग की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए, कोई भी किसी हैकर को हायर क्यों करेगा। प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, सिक्योरिटी टीम भी तो प्रोटेक्ट कर सकती है। सर उस लेवल पे नहीं कर सकती, और ज्यादातर तो होता है कि मतलब उसका क्या बोलते हैं, मतलब किसी की वेबसाइट हैक हो गई वो तो ऑलरेडी फंस चुका रहता है, उसको रिकवर करने के लिए। अच्छा देखो, वेबसाइट की अगर जैसे बात करें, मान लो किसी ने हैक कर लिया, आपकी वेबसाइट क्रैश कर दी, बैकअप तो होता है, 2-4 क्लिक में बैकअप से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन ये पता नहीं चलेगा ना कौन गया। अच्छा, ओके। तो इससे भी बड़े रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, कुछ चीजें हैं हैकिंग से रिलेटेड। जस्ट अ सेकंड। हैकिंग से रिलेटेड, तो देखो होता क्या है कि अभी के टाइम में जैसे कि सभी चीजें बिजनेसेस वगैरह हैं, सभी के सभी डिजिटल की तरफ स्विच हो गए हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस पर ऐप यूज कर रहे हैं, वेबसाइट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिक्योरिटी टीम भी होती है, वो भी सिक्योरिटी पे ध्यान देती है, लेकिन एक अटैकर किस तरीके से सिस्टम में पेनिट्रेट करता है वो हर हर कोई नहीं समझ पाता। तो जब तक आप एक अटैकर की तरफ सोचोगे नहीं, ठीक है, जब तक आप थोड़ा उल्टे तरीके से नहीं सोचोगे कि किस तरीके से हम डैमेज कर सकते हैं, उनकी मेथोडोलॉजी से अप्लाई नहीं करोगे, तब तक उसे सिक्योर काफी हद तक नहीं करा जा सकता। आपने सब चीजें अप्लाई कर दी, आपने यूजर आईडी लगा दिए, पासवर्ड लगा दिए, आपको ये नहीं पता पासवर्ड क्रैकिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो अटैकर की मेथोडोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि देखिए, जब भी कोई बिजनेस सेटअप होता है ना, तो कोई भी बिजनेस ऑटोमेटिक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं जोमेटो को ले लेते हैं, यूज करते हो आप लोग, ठीक है। तो जोमेटो का एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, जोमेटो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, ऐप उसकी इंस्टॉल है आपके में। अब जब आपने ऐप को इंस्टॉल किया तो आपने कुछ इंफॉर्मेशन उसे दी होगी, शायद मोबाइल नंबर दिया होगा, मेल आईडी दिया होगा। जब आपने डिलीवरी जब कोई ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो वहां पर आपने कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, जैसे कि आपने आपका नाम दे दिया, घर का एड्रेस दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, क्या क्या ऑर्डर लिए, ये सब चीजें होती है, ठीक है। अब आपने इसे इंस्टॉल कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपने पेमेंट करी, पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी, कहाँ जाके स्टोर होगी ये पूरा इन्फॉर्मेशन, जोमेटो के सर्वर पे, ठीक है। सर्वर कुछ नहीं होता, सर्वर बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर है जिसपे सिक्योरिटी थोड़े अच्छे लेवल पे लगी होती है, और 24/7 वो ऑनलाइन होता है। तो अब आपने जो भी हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जोमेटो को यूज कर रहे हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहां पर है, कार्ड से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड, सब वहां पर है, ठीक है। अब जब जोमेटो वहां तक मार्केट में उसने अपना प्रेजेंस बनाया, तो ओवरनाइट तो बना नहीं होगा, ठीक है।
उसने अपने कॉम्पिटिटर को कंपटीशन दिया होगा, मार्केट एनालिसिस लगी होगी, टीम बनाई होगी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स गैदर करी होगी, लॉजिस्टिक लगाए होंगे, इन्वेस्टमेंट करी होगी, ठीक है, उसके बाद मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाई होगी। सालों लग जाते हैं, 10 12 15 20 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो रेपुटेशन बनाने में तो इतना टाइम लगा, लेकिन गिरने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो होता क्या है, एक दिन कुछ हैकर्स आते हैं, जोमेटो के सर्वर पे अटैक करते हैं और उसके बाद डेटा को चोरी करके ले जा लेते हैं, ठीक है। डेटा को चोरी करके ले जाते हैं और क्या करते हैं, ये जो आपका डेटा है ये पूरा ले जाकर डाल देते हैं डार्क वेब पे। डार्क वेब के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि जहां पर पूरे तरीके से इलीगल एक्टिविटी होती है, ठीक है। वेपन सेलिंग, ड्रग सेलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेड रूम, ठीक है, डेटा ब्रीचेस, ये सब चीजें यहाँ पर होती है। डेटा ब्रीच समझते हो, ठीक है, यानी कि जो डेटा है उसको चोरी कर दिया गया और उसके बाद उसको ले जाके कहीं पर लीक कर दिया गया, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये जो जोमेटो है इस पर अटैक हुआ, हैकर्स ने जाकर डार्क वेब पर, इंटरनेट पर डेटा सेव कर दिया। अब यहाँ पर डार्क वेब पे तो पूरे साइबर क्रिमिनल है, तो जब इनके पास डेटा जाएगा तो क्या वो उसका यूज करेंगे या मिसयूज करेंगे? मिसयूज करेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो पूरा इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके घर का एड्रेस, बाकी सब चीजें, पेमेंट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उनके पास चली गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप दोबारा जोमेटो यूज करोगे? है ना, शायद कुछ लोग कर भी लेंगे, 90% लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे यूज? भरोसा उठ गया, ठीक है। मार्केट में जो रेपुटेशन बनी थी वो रेपुटेशन अब लॉस हो चुकी है, रेपो लॉस हो चुका है। अब ये जो रेपो लॉस है आसानी से आएगा नहीं, ठीक है। तो आप भी एक कस्टमर हो, मैं भी एक कस्टमर हूं। अब हम क्या करेंगे, जब उसे यूज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो कस्टमर बेस है वो डाउन जाते जाएगा और एक पॉइंट पे आके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है कुछ महीने या कुछ साल लगे, लेकिन वो जो भी उन लोगों ने अभी तक अपनी ग्रोथ करी थी वो पूरी डिक्लाइन होगी और बिजनेस आके बंद पड़ जाएगा, है ना। तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब क्या कोई भी चाहेगा कि उनका बिजनेस बंद पड़ जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, जोमेटो तो बंद हो गया मान लेते हैं, इसके बाजू में था स्विगी वाला, ठीक है। इसने बोला कि अगर ये चीज इसके साथ हो सकती है तो मेरे साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्यों ना कुछ ऐसी हम अप्रोच अपनाएं जिससे कि कल के टाइम में मेरे को ये इस टाइप की चीजें ना देखनी पड़े। तो स्विगी ने बोला कि काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले से ही हैकर्स को परमिशन दे देते हैं, ठीक है। उनको पहले से हम परमिशन दे देते हैं कि आप आइए, हमारे सिस्टम को हैक करिए, इसके अंदर जो भी लूप होल्स मिलते हैं, सिस्टम हैक क्यों होते हैं? लूप होल्स की मदद से, और उन लूप होल्स को हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज, यानी कि कोई ऐसी कमी जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अब हैकर ने क्या, इन लोगों ने क्या किया, स्विगी ने बोला कि चलो हम कुछ हैकर्स को परमिशन दे देते हैं और परमिशन देते हैं हैकिंग करने की लीगल। अब वो क्या करेंगे, हैकर को जब भी कोई वल्नरेबिलिटी मिलेगी, कोई कमी मिलेगी, तो वो हमें आके रिपोर्ट करेगा, जिससे कि हम उस चीज को फिक्स कर पाएंगे एंड देन हम उस हैकर को एक रिवॉर्ड दे देंगे। मॉनेटरी रिवॉर्ड हो सकता है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो सकता है, रेपुटेशनल रिवॉर्ड हो सकता है, हॉल ऑफ फेम हो सकता है, ऐसी अलग अलग चीजें मिल सकती है, ठीक है। तो इसका फायदा किसका हो रहा है? स्विगी का भी हो रहा है, हैकर का भी हो रहा है। तो बस उन्होंने बस ये कंडीशन रखी कि आप जो चीजें कर रहे हो वो चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से करिए, ऐसा मत करना कि आप हमारा नुकसान करो, ठीक है। आप नुकसान कर सकते हो लेकिन हमारे डेटा को चुराना मत, चुरा के किसी को बेच मत देना, बजाय इसके आप आके हमें बताओ, हम आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्विगी भी जो फ्यूचर में जो अटैक हो सकते हैं उसको वो फिक्स होने से फिक्स कर सकता है, फ्यूचर के अटैक्स को वो रोक सकता है। तो ये चीज उसने अपनाई। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम चलते हैं जिसमें कि रिटर्न में परमिशन, जिसमें कि कंपनी परमिशन दे देती है, इस टाइप के प्रोग्राम को, इस टाइप की पॉलिसी को हम या तो बोलते हैं बग बाउंटी, फ्रीलांसिंग के पर्पज से बग बाउंटी प्रोग्राम बोलते हैं, वीडीपी, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम, ये भी चीजें बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई कमी मिली तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप डिस्क्लोज करिए एंड डिस्क्लोज करके हमें बताइए, हम फिक्स करेंगे और दोनों का ही बेनिफिट होगा। तो ये चीज होती है। तो इसलिए इससे इतना बड़ा जो कंपनी होती है वो इसलिए इतना ज्यादा सीरियस है, ठीक है। कोई भी किसी को ऐसे ही रिवॉर्ड नहीं देने वाला, कोई भी किसी को ऐसे ही पे नहीं करने वाला। तो वो इस चीज को सीरियस इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चीज को अभी नहीं रोकेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ मंथ में, कुछ वीक्स में कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइक हम ये इनसे परमिशन लेंगे कैसे कंपनी से? तो दो तीन चीजें होती है। कंपनीज कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर, जैसे कि हैकर वन हो गया, बग क्राउड हो गया, वहां पर जाकर कंपनीज ऑलरेडी परमिशन देके रखती है।
कुछ रूल्स बना देती है कि ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपको जितना आपकी कमी से नुकसान होगा, जितना ज्यादा नुकसान होगा उतना अच्छा रिवॉर्ड होता है। तो बग बाउंटी तो फ्रीलांसिंग हो गया। इसके अलावा कंपनी अपना प्राइवेट प्रोग्राम भी चलाती है। अगर आप किसी कंपनी के साथ इंगेज हो गए जॉब के बेसिस पे या पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो भी वो आपको रिटर्न में परमिशन देती है, देन आप उस पर काम कर सकते हो। तो ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके बताता चलूंगा। अब अपन देखते हैं कि ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कोई भी सिस्टम हैक होता क्यों है। यस, हैक होने के पीछे क्या रीजन होते हैं? ट्राई कर सकते हो, हिट एंड रन, गलत देने पर मार्क्स भी कट जाएंगे। सर लूप होल्स की वजह से, लूप होल्स की वजह से, वल्नरेबिलिटीज की वजह से, और ट्राई करो। देखो थोड़ा सा अपन को माइंड ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा अपने को एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। गलत आंसर आ रहा है माइंड में, वो चीज गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो वो गड़बड़ है। तो ट्राई तो आपको हमेशा करना है। अच्छा, वेबसाइट्स क्यों हैक होती है? वेबसाइट अगर गवर्नमेंट को पता चलता है वेबसाइट पे कि इलीगल एक्टिविटी हो रहा है तो हैक करवा। नहीं, गवर्नमेंट हैक नहीं कराती, वल्नरेबिलिटी होती है। अच्छा, वल्नरेबिलिटी आती कैसे है? सर जैसे उस पर अटैक करके देखते हैं सर, जैसे एक्सप्लोर हो गया और ओटीपी। ठीक, चलो अच्छा ट्राई था। अब अपन क्या करते हैं, अपन ये समझते हैं कि कोई भी वेबसाइट में कमी आती क्यों, किसी सिस्टम में भी क्यों आती है, किसी वेबसाइट में भी क्यों आती है, ये समझेंगे। तो वेबसाइट में क्या आप मुझे बता सकते हो कोई ऐसी वेबसाइट जो कि आपको लगता है सबसे ज्यादा सिक्योर है? गूगल, फेसबुक। चलिए तो चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हैक नहीं करने वाले हैं अपन इसको, ठीक है, इतना आसान नहीं है। तो गूगल पे आते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ गूगल हॉल ऑफ फेम, ठीक है। हॉल ऑफ फेम क्या होता है? हॉल ऑफ फेम में बेसिकली वेबसाइट पे आपका नाम लिखा रहता है। अगर आप कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करते हो तो वो आपको एक रेस्पेक्ट देने के लिए वो वहां पे आपका नाम लिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गूगल बग हंटर पे अगर आप जाओगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि यहाँ पर अभी रिसेंटली बहुत सारी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हुई है, ठीक है। ये देखो 21, 23 एंड यहाँ पर भी होगा, ये रहा, ठीक है। तो ये चलते ही जा रहा है, ये देखो ये कितने पेजेस जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि गूगल सबसे सेफ वेबसाइट है, ठीक है। सिक्योर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सबसे ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहोगे? फेसबुक, फेसबुक पे भी अगर अपन आते हैं तो इसके भी अपन हॉल ऑफ फेम को देख लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो मेटा हॉल ऑफ फेमस, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी यही है मेरे हिसाब से। ये तो वेबसाइट दूसरी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मैंने गलत लिख दी स्पेलिंग, मेटा लिखना था ना, ठीक है। तो मेटल आ रहा है फेसबुक, ठीक है। अच्छा ये तो पेज हो गया, कोई ना, फेसबुक लिख देते हैं। मेटा तो उसकी पेरेंट कंपनी होगी ना, फेसबुक, फेसबुक हॉल ऑफ फेम। ये देखिए, ठीक है। ये वो सभी लोग हैं जिन लोगों ने कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करी है, किसी न किसी तरीके से हैक करा है, बताया है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट पड़ सकता है, और उनको यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिले हैं और थोड़ी सी रेपुटेशन भी यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे सेफ प्लेटफॉर्म तो नहीं है, ठीक है, कमी इसमें जरूर होगी। और अगर मेरी बात मान के चलो तो हर एक प्लेटफॉर्म पे कमी होती है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कि होती जरूर है, लेकिन जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे कोई है किसी किसी का भी ले लेते हैं कि मान लीजिए ये देखिए ईयर 2024 की बात है, अभी तो 6 महीने भी ढंग से नहीं हुए, और देखिए यहाँ पे लिस्ट जाते जा रही है, ठीक है। तो अब इसमें से जिन लोगों ने भी रिपोर्ट किया है, क्या ये वल्नरेबिलिटी पहले नहीं थी? रही होगी, सालों से रही होगी, बात इतनी थी कि वो मिली नहीं थी, ठीक है। अब जैसे ही किसी ने ढूंढ निकाला तो वो चीज यहाँ पे रिपोर्ट हो गई, अब उसे फिक्स करा गया। तो क्या अगर इस वल्नरेबिलिटी, मान लो कल हमें कोई वल्नरेबिलिटी मिली है ना, हमने कल रिपोर्ट करी, तो क्या वो वल्नरेबिलिटी पहले नहीं थी? पहले तो थी, मतलब लूपहोल तो पहले भी था, बस वो ढूंढा नहीं गया था,
तो इससे हमें पता चल रहा है कि वेबसाइट तो सिक्योर नहीं है। अब बात करते हैं कि सबसे सिक्योर वेबसाइट कौन सी है। तो सबसे सिक्योर वेबसाइट अगर हमें जाननी है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज आती क्यों है। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी आने के पीछे का जो मेन रीजन है, प्राइमरी रीजन है, वो है फीचर्स एंड फंक्शंस। यानी कि आपकी वेबसाइट में, आपकी एप्लीकेशन में, आपके सॉफ्टवेयर में आप जितने ज्यादा फीचर्स ऐड करोगे उतनी ज्यादा वो वेबसाइट वल्नरेबल होती जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपने सर्च का बॉक्स लगा दिया, सर्च बॉक्स लगा दिया, आपने लॉगिन का ऑप्शन दे दिया, आपने रजिस्टर का ऑप्शन दे दिया, आपने फिल्टर का ऑप्शन दे दिया, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म दे दिया। ये सब क्या है? फीचर्स है, फंक्शनैलिटी है। हर कोई अपनी वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स और फंक्शनैलिटीज लाना चाहता है। तो जितने ज्यादा फीचर्स ऐड करोगे आपकी वेबसाइट उतनी वल्नरेबल होती जाएगी, जितने कम फीचर्स उतनी ज्यादा सिक्योर। तो इस तरीके से अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे सिक्योर वेबसाइट वो है जो कि प्योरली स्टैटिक है। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट समझते हो आप लोग? नहीं समझते? देखो, डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर का कंटेंट टाइम के साथ चेंज होते जाता है। जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट देखी होगी, कंटेंट चेंज होते जाता है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे गए होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज हो रही है, डायनेमिकली है। स्टैटिक मतलब ये होता है कि वो फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। यानी कि एक पेज बना हुआ है, 2-4 पेज की वेबसाइट हो गई, ना ही उसमें कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ना ही कोई सर्च बॉक्स है, इमेज लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपल। ठीक है, तो एक ऐसी वेबसाइट जिसमें कोई भी फीचर नहीं है, जो प्योरली स्टैटिक है, वो वेबसाइट सबसे ज्यादा सिक्योर है। इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई भी कोई आगे? ठीक है, तो ये चीज समझनी है। तो जब भी आप पेन टेस्टिंग करो, ठीक है, जो कमी निकालते हैं वेबसाइट्स वगैरह में, हैकर से एक लेवल ऊपर होता है पेन टेस्टर। ठीक है, तो वेब के पेन टेस्टर लोग होते हैं, एपीआई के अलग होते हैं, नेटवर्क के अलग होते हैं, ऐप के अलग होते हैं, आईओएस के अलग होते हैं, ऐसे अलग अलग इसमें डिवाइडेड है। ठीक है, तो हैकर से ऊपर आता है पेन टेस्टर। पेन टेस्टर वो पर्सन है जो कि वल्नरेबिलिटीज निकालता है और रिपोर्ट करता है। तो हमें क्या करना है, अगर आप एज पेन टेस्टर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जैसे ही फंक्शनैलिटी दिखे तो आपको खुश हो जाना है कि यहाँ पे तो कमी मिल सकती है। समझ पा रहे हो? तो जैसे ही आपको इंस्टाग्राम पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इजी है, डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि वहां पे वल्नरेबिलिटी के चांसेस तो बिल्कुल बढ़ जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। क्या किसी सिस्टम को विदाउट, देखो सिस्टम को हैक करने के पीछे अलग अलग मेथोडोलॉजी हो सकती है वल्नरेबिलिटीज के अलावा। ठीक है, हो सकता है आप सामने वाले को क्लिक करवा रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपने मालवेयर भेज दिया, हो सकता है किसी दूसरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट इंटरेक्शन भी हैक हो जाए? क्या लगता है आपको? विदाउट इंटरेक्शन, कि कुछ भी नहीं किया, सामने वाला तो बस अपना सिस्टम चालू करके बैठा और उसका हैक हो गया? कभी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, तो अपन अभी आपको गलत प्रूफ कराऊंगा मैं। ठीक है, तो विदाउट एनी इंटरेक्शन भी चीजें हो सकती है। ठीक है, विदाउट एनी इंटरेक्शन भी चीजें हैक हो सकती है। अब अपन इस बार, हाँ, वाईफाई नहीं नहीं, जरूरी नहीं है वाईफाई के थ्रू। ठीक है, तो वो चीज अपन देखने लगा। देखो, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी कि एक अपन हैकर माइंडसेट का एक गेम खेल लेते हैं। ठीक है, तो वो अपने को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट करे। ठीक है, तो मान लीजिए ये है एक घर, ठीक है, यहाँ पे 2-3 दरवाजे हैं, कुछ विंडो हैं, ठीक है, चिमनी, एंड ये रहा अपना एरिया। ठीक है, अब आप कौन हो? एक हैकर क्या है? एक हैकर को आप समझ लो इस तरीके से चोर है। ठीक है, ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम हो गया। ठीक है, ये घर आपका सिस्टम है। अब इस घर में आपको चोरी करनी है। ठीक है, तो घर चोरी करने के लिए घर में तो घुसना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि इस घर में अगर आपको घुसना है तो आप कैसे घुसोगे? पहली स्टेप क्या रहेगी? खिड़की है, दरवाजे से। हाँ, खिड़कियां दरवाजे से। अच्छा, क्या आपके पास घर का एड्रेस नहीं रहेगा तो आप पहुंच जाओगे घर तक? तो पहली चीज क्या है, हमारे पास एड्रेस होना चाहिए। इसका जो भी एड्रेस होगा, XYZ गली, ठीक है, जो भी मोहल्ला, तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए एड्रेस। जब तक आपको घर का एड्रेस ही नहीं पता, आप उस सिस्टम तक पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चीज चाहिए एड्रेस। तो इसी तरीके से, तो चलिए मान लीजिए हमें घर का एड्रेस पता चल गया, जो भी है 5x5 हाउस नंबर जो भी है। ठीक है, हमको इसका एड्रेस पता चल गया। अब आपको इस घर के अंदर पेनेट्रेट करना है, तो अब इस घर में आप घुसोगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बाद में हम उसमें बैकडोर देखेंगे। ठीक है, सामने से लाएंगे। ठीक है, तो देखो अब
अगर आपको किसी सिस्टम किसी आप क्या चाहते हो कि आसानी से घुस जाओ या कठिन तरीके से घुसो? पहले तो आसानी से ट्राई करोगे, है ना? जब हम कोई चीज को आसानी से कर सकते हैं तो हम कठिन तरीके से क्यों करें? हार्ड स्टेप हम लेंगे नहीं। तो हमेशा स्टार्ट करना है इजी जगह से। तो सबसे इजी तरीका आपको क्या लगता है इस घर में घुसने का? दरवाजा। ठीक है, तो आप क्या हो, आपने आपको इस घर में घुसना था, आप दरवाजे से घुस गए और आपने ओनर को बताया कि देखो आपका जो दरवाजा है ना, ये आपके लिए एक वल्नरेबिलिटी है, तो आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो आपके ओनर ने बोला ठीक है, अब इस दरवाजे को मैंने फिक्स कर दिया। तो ये पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा अब फिक्स हो चुका है। अब आप वापस से गए टेस्टिंग करने, अब बोला वापस से घर में घुस के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब आप कैसे घुसोगे? खिड़की से घुसोगे। सेकंड इजी रास्ता ये दिख रहा है। ठीक है, तो आप खिड़की से घुस गए, आपने ओनर को बताया कि सर ये भी सिक्योर कर लीजिए, ये भी सिक्योर कर दिया। अब चिमनी से, ठीक है, तो उसने बोला ठीक है, ये भी आपने रिपोर्ट कर दिया, ये भी सिक्योर हो गया। अब वाल में कोई दिखेंगे तो सोचो सोचो, बोलते जाओ, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अपने ऊपर केस नहीं होने वाला है। जमीन खोद के बिल्कुल, जमीन खोद के सुरंग बना के जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सुरंग बना के भी जाया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से सोचना है हमें। ठीक है, तो ये सुरंग बना के भी जाया जा सकता है, तो ये भी एक लूप होल है। अब आपने बोला कि देखो ये सुरंग बना के भी जा सकता है, इसको भी फिक्स कराओ। जो भी था उसने टाइल्स लगाई, प्लास्टर लगाया, जो भी किया। ठीक है, अब इसमें दरवाजे पे जो सिक्योरिटी दिया है उसको ब्रेक करने की उसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हो। अच्छा, उस सिक्योरिटी पे जाएंगे अपन, लेकिन पहले अपन देखते हैं कि उस सिक्योरिटी के अलावा और क्या चीज है जो अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीवार जो होता है कहीं कहीं खराब बन जाता है। दीवार खराब बन जाता है, दीवार तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो दीवार तोड़ने की कोशिश कर दी, ठीक है, उसको भी सिक्योर कराया, बोला चलो दीवार को चौड़ी कर दो आप। ठीक है, मेटल एचल फ्रेम लगा दो। ठीक है, अब दीवार नहीं तोड़ सकते। अब छत, हाँ छत भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, दीवार और छत में फर्क होता है ना, तो छत तोड़ के आप घुसने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, उसको भी फिक्स कर दिया। अब आप क्या ट्राई कर सकते हो? हाँ, हाँ उसके घर में किसी के थ्रू। ठीक है, उसके हो सकता है उसका दोस्त आ रहा हो, उसके साथ उसके पीछे पीछे घुस गए, ये चीज हो सकती है। हो सकता है घर के पीछे में पीछे का दरवाजा भी हो, ये भी हो सकता है, बैक डोर बोलते हैं अपन उसको, तो वो भी हो सकता है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लगता है घर कभी 100% सिक्योर हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, है ना? 100% सिक्योरिटी एक मीट है, 100% सिक्योर आप नहीं कर सकते। आप सिक्योरिटी को हमेशा हार्डर करते रहते हो। तो वही चीज चल रही है अभी, जैसे गूगल फेसबुक में बग हंटिंग के प्रोग्राम देखे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 100% सिक्योर है, कमी होगी। हो सकता है कल कोई रिपोर्ट करेगा, हो सकता है परसों कोई रिपोर्ट करेगा, उसे ठीक करा जाएगा। और जैसे जैसे आप आपके लेवल को बढ़ाते जाओगे तो हमेशा कोई ना कोई आपको ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे कि आप घुस सकते हो। तो 100% तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप सिक्योरिटी लो हो सकती है, हाई हो सकती है, 100% आप कभी नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि जब भी आप कोई सिस्टम को भी वेबसाइट पर टेस्टिंग करते हो तो कमी वहां पर जरूर होगी। फर्क ये आता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो, आपने कितने लेवल पार किए हैं। ठीक है, जब आपने दरवाजे से ही आप नहीं घुसे तो आप दीवार तोड़ने के बारे में तो सोच नहीं सकते, आप सुरंग के बारे में तो सोच नहीं सकते। तो ये चीजें होती है, इसी तरीके से हमारा सिस्टम में हैकिंग में भी चीजें काम करती है। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी अपन घर में घुस रहे थे, अब अपन घुस रहे हैं सिस्टम में। ठीक है, तो सिस्टम में घुसना, तो पहली स्टेप क्या रहेगी? एड्रेस। ठीक है, तो अब सिस्टम का एड्रेस कैसे पता चलेगा? आईपी एड्रेस। ठीक है, तो सिस्टम का जो पहचान होती है जिसके जरिए कम्युनिकेट करा जाता है वो होता है आईपी एड्रेस। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरेशन के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? हाँ, जनरेशन के बेसिस पे IP6 और जनरेशन के बेसिस। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एक सिस्टम की जो पहचान होती है, उससे बातचीत करने का जो तरीका होता है, हमें उस सिस्टम तक पहुंचना पड़ेगा, कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन बनाने के लिए आईपी एड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपका टारगेट है, आपकी वेबसाइट है, जो भी है, आपको उसका आईपी एड्रेस पता करना है। आईपी एड्रेस पता करोगे, फिर क्या करोगे? वो सभी रास्तों को देखोगे जिससे कि आप घुस सकते हो। ठीक है, और फिर एक एक से आप क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल करके देखोगे। हो सकता है स्टार्टिंग में 10 20 12 फेल हो जाओ, लेकिन कोई ना कोई तरीका आपको जरूर मिलेगा उस सिस्टम में घुसने का। ठीक है, अब चलिए अपन अपने प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। एंड तो यहाँ पे पहले आपने VMware यूज किया है, ठीक, इसके बारे में बेसिक चीजें तो पता होगी। ये एक प्लेयर है बेसिकली जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जिससे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दो मैं ओपन कर लेता हूँ। एक तो मेटा एक्सप्लॉइटेबल कर लेता हूँ। मेटा एक्सप्लॉइटेबल एक लिनक्स मशीन ही है, लेकिन ये इंटेंशनली वल्नरेबल है, यानी कि इसमें जानबूझ के कुछ कमियां छोड़ी गई है ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए वल्नरेबिलिटी कैसे काम करती है, ये चीज को हम समझ पाए। ठीक है। अब दूसरी मशीन जो है वो मैं काली मशीन ऑन कर लेता हूँ। आपकी इच्छा है, आप रेड हैट ले लो, काली ले लो, पैरट ले लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमेशा समझ के चलना कि ये काली आपको हैक करके नहीं देगा, ठीक है। रेड हैट आपको हैक करके नहीं देगा, वो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, वो आपके लॉजिक्स होंगे जो आपको हैक करके देंगे। अगर हम चाहे तो ये चीज विंडोज में भी कर सकते हैं। तो क्यों आ रहे हैं हम लिनक्स में? सर काली और रेड हैट में दोनों सेम क्या होते हैं? दोनों लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, लेकिन दोनों है लिनक्स बेस्ड, ठीक है। दोनों में सेम काम होते हैं। दोनों में से काम कर सकते कंपनी हैं। का सर्वर है ना रेड हैट। हाँ हाँ, तब देखो एक्चुअल में होता क्या है, रेड हैट तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर क्या एक कंप्यूटर है। तो आप सर्वर पे विंडोज के सर्वर भी होते हैं, लिनक्स के भी होते हैं, आपकी मर्जी, आपको वहाँ पे काली रखना है, आपको उबंटू रखना है, आपको रेड हैट रखना है, वो आपकी इच्छा है। रेड हैट थोड़ा एंटरप्राइज लेवल पे यूज किया जाता है, तो इसलिए थोड़ा पॉपुलर है, ठीक है। तो ये देखिए मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन मैंने ऑन कर ली है और यहाँ पे काली मशीन मैंने ऑन कर ली है, ठीक है। दोनों सेम नेटवर्क में है, यानी कि सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन। तो काली में अपन लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ये चीज विंडोज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आए हम लिनक्स पे? लिनक्स इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जो परसेंटेज के सर्वर होते हैं वो लिनक्स पे चल रहे होते हैं, तो लिनक्स का भी हमें वर्किंग समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अटैक हम विंडोज से भी कर सकते हैं, लेकिन विंडोज में क्या है, हमें टूल्स अलग से डाउनलोड करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं उबंटू में भी कर सकता हूँ, कॉलेज वगैरह में उबंटू यूज करते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, उबंटू में भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत तो इतनी रहेगी कि आपको अलग से जाओगे फिर टूल को एक एक से डाउनलोड करोगे। काली के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है, रेड हैट के अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं टूल्स। तो जो हमें हेल्प करने वाले हैं वो टूल्स प्री इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो टूल्स हैक करके नहीं देते, वो आपके लॉजिक्स और आपके कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी मदद से आप हैकिंग परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड टर्मिनल ओपन कर लिया, रूट परमिशन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, रूट परमिशन दे दी। अब हमें क्या करना है, उसकी आईपी पता करनी है। कैसे पता कर सकते हैं? अच्छा, अगर मैं IF कॉन्फ़िग लिखूं तो किसकी आईपी बताएगा? मेरी बताएगा, उसकी बताएगा? हमारी बताएगा। उसकी पता करनी है तो उसमें जाके IF कॉन्फ़िग करेंगे। अच्छा, बिना टच करे आईपी चेक करनी है तो नहीं, वेबसाइट होगी तो हम पिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे कि सिस्टम है हमारे नेटवर्क में, ठीक है, ये हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है। अब मान लो मुझे इसी सिस्टम को हैक करना है, तो मुझे इसकी आईपी पता करनी है। कैसे पता करेंगे? DHCP तो आईपी असाइन करता है, उसके पास कुछ मालवेयर भेजेंगे? नहीं, मालवेयर भेजने की भी जरूरत नहीं है। हम बेसिकली हमारे लोकल एरिया नेटवर्क को स्कैन कर लेंगे। सेम नेटवर्क पे है, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क पे स्कैन करेंगे। कमांड्स है, नेट डिस्कवर का यूज कर सकते हो, nmap का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ARP स्कैन का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो दो चीजें हैं, या तो मैं इस मशीन को टच करके इसकी आईपी पता कर लूँ, या बिना टच करे, तो बिना टच करे करके भी मैं पता कर सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम वहाँ पे से पता चला वो आईपी उसी बिल्कुल, मैक एड्रेस नाम की भी वो होती है पहचान, तो मैक एड्रेस के जरिए हम पता करेंगे। वो कैसे पता मैक एड्रेस उसका है? हाँ, हमें नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे एंड देन उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ARP स्कैन -L लिखा मैंने, एंटर किया तो देखिए यहाँ पर 4 डिवाइसेस आ गए, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा गेटवे है, ठीक है। और इसके आगे में आईपी के आगे क्या आया है? मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस। अब आप मुझे बताइए आपके हिसाब से मेटा एक्सप्लॉइटेबल कौन सी मशीन है इसमें? 194 या 254? 1 और 2 क्यों नहीं है? ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो हमारी मशीन है वो है 194, जो हमारी टारगेट मशीन है। अब ऐसा क्यों देख के बता पा रहे हैं? क्योंकि देखो इसके लिए आपको नेटवर्किंग आपको अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो बातचीत वाली नेटवर्किंग नहीं, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज को, अगर आपको चीजों को इजीली एग्जीक्यूट करना है, अगर आपको इजी रास्ता ढूंढना है, तो आपको नेटवर्किंग अच्छे से फोकस करना चाहिए। होता क्या, सबसे पहले हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी लर्नर्स होते हैं वो नेटवर्किंग को स्किप करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, उनको नहीं पढ़नी थी, उनको नहीं पढ़ना ओएसए मॉडल, उनको नहीं पढ़ना टीसीपी आईपी मॉडल, उनको आईपी मैक एड्रेस वगैरह नहीं पढ़ना। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि बोरिंग लगता है, और ऑब्वियस सी बात है मेरे को भी सबसे बोरिंग पार्ट मेरे को नेटवर्किंग लगता है। ठीक है, तो मैंने भी उतना है मैं पढ़ते जाता हूँ जितना मुझे जरूरी है। लेकिन नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अगर आपको देख के ही पता करना है कि आपका टारगेट कौन सा है, आपको देख के ही पता करना है कि इजी रास्ता कौन सा है, तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। तो जितना हो सके नेटवर्किंग के अच्छे से नोट्स बनाओ और उस पर फोकस करो। ठीक है, तब मेरे को यहाँ मैक पे के जरिए पता लगाया ना? हाँ, अब मैक के जरिए देखो। मैक के जरिए पता लगा लिया, मैक के जरिए पता लगा लिया, थोड़ा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया अपने माइंड में, तो मुझे पता चला कि 194 हमारा टारगेट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि जो 1.1 होगा वो तो डिफॉल्ट गेटवे होगा। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पर एक वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क चला रहे हैं, तो इसमें .2 भी हमारा एक गेटवे हो जाएगा, और .254 भी एक हमारा बेसिकली गेटवे के ही पार्ट है। ठीक है, मेन गेटवे हमारा .1 है, और .2.254 उसी के सब पार्ट से समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो एक प्रॉपर डिवाइस जो है वो है 194, एक ही बच रहा है हमारे पास। ठीक है, अब ये डिवाइस चालू है या नहीं ये पता करना पड़ेगा। क्या वन सिस्टम को हैक किया जा सकता है? वन सिस्टम को हैक किया जा सकता है? तब तक नहीं हो सकता है ना। उसी तरीके से जैसे कि आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है, उसका मोबाइल बंद है तो आप कॉल ही नहीं कर सकते ना, उसी तरीके से डिवाइस का चालू होना जरूरी है। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि डिवाइस चालू है या नहीं। कैसे पता करें? सर इनमें जितनी आईपी है उसमें इस काली की कोई भी आईपी नहीं है। काली की आईपी इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप स्कैन करते हो तो वो आपकी आईपी नहीं दिखा है ना, हमारी आईपी 128 होगी, तो ऊपर जो लिखी है वो अपनी है, ये 128 हमारी है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर हमारी आईपी नहीं है, तो हमारी छोड़ के बाकी लोगों की आईपी बताइए। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि ये जो सिस्टम है ये चालू है या नहीं। कैसे पता करें? पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पिंग कर लेते हैं 192 एंड ये 194 जा रहे हैं पैकेट्स, मतलब सिस्टम रीचेबल है। ठीक है, अब हैकिंग की कुछ स्टेप्स होती है। ठीक है, तो वैसे अगर अपन जनरली देखा जाए बेसिक लेवल पे तो 5 से 6 स्टेप्स होती है। पहली होती है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निशन, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोलते हैं, यानी कि टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो अभी हमें हमारे लिए इंफॉर्मेशन क्या थी? हमारे लिए इंफॉर्मेशन ये थी कि उसकी आईपी पता करें। हमने पता कर ली इंफॉर्मेशन गैदरिंग, बहुत ही बेसिक लेवल पे पता करिए टारगेट सिस्टम के बारे में। अब हमें और भी चीजें पता कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, और पोर्ट्स के बारे में सर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पोर्ट्स क्या होते हैं? दो सिस्टम आपस में बात करते हैं तो किसी न किसी पोर्ट पे करते हैं। पोर्ट वो रास्ते हैं जिसके जरिए बात होती है। ठीक है, तो अब इस सिस्टम से बात करने के कितने रास्ते हैं वो मुझे पता करने हैं। तो अब पहली स्टेप आ गई फुटप्रिंटिंग रिकॉग्निशन, जिसमें हमने पहली इंफॉर्मेशन पता करी जो कि थी आईपी। अब दूसरी स्टेज आती है नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग में हम ये पता करते हैं कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है। अब जब कोई पोर्ट ओपन होगा तो उसमें कोई ना कोई सर्विसेज भी चल रही होगी। ठीक है, अब जब सर्विसेज चल रही होगी तो उसमें कोई ना कोई वर्जन भी होंगे। तो हम वर्जन क्यों पता लगा रहे हैं? क्योंकि जो पुराने वर्जन रहते हैं उसमें जो वल्नरेबिलिटी रहती है Vulnerability ऑलरेडी है ना। तो देखो होता क्या है कि अब होता क्या है आ, किसी भी सिस्टम के हैक होने के पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये होता है कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का यूज करना। ठीक है, जैसे कि आप व्हाट्सएप चला रहे हो, प्ले स्टोर चला रहे हो, जो भी चला रहे हो पुराने वर्जन पे रहेगा तो उसके अंदर वल्नरेबिलिटी हो सकती है। क्यों होती है? पहले तो ये समझते हैं कि कोई भी अपडेट आता क्यों है आपके पास। तो अपडेट आने के दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि वो जो ऐप या जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई नई चीज ऐड ऑन करी गई है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होता है कि उसका जो पिछला वर्जन था उसके अंदर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी मिली है, कोई ना कोई बग मिला है, जिसे फिक्स करने के लिए उसका सिक्योरिटी पैच रिलीज करा गया है अपडेट के जरिए। तो आपने देखा होगा जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे किसी ऐप को अपडेट करोगे तो बग फिक्सेस दिखाता है। देखा है ना, कोई भी ऐप पे जाना, आपके सिस्टम में जो भी इंस्टॉल होगी जाके एक बार चेक करना, तो आपको दिखेगा व्हाट्स न्यू में आता है। व्हाट्स न्यू में जैसे कोई नया फीचर ऐड हुआ वो दिखाएगा, बग फिक्सेस भी दिखाता है, तो इसका मतलब पुराने वर्जन में कोई ना कोई कमी है। तो नेटवर्क स्कैनिंग करके हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अपन ये पता लगाएंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो कि पुराने वर्जन पे चल रहा है। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर मिलता है पुराने वर्जन पे चल रहा होगा
तो हम उसको टारगेट करेंगे और देखेंगे कि क्या पब्लिक इंटरनेट पे कहीं पर पब्लिकली उसका कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम मलिशियस प्रोग्राम अवेलेबल है जो हमें हैक करने में मदद करेगा, और उसके बेसिस पर हम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग करूंगा। कमांड्स पे ध्यान मत दो, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, लगता पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ बेसिकली। चालू कर लो इसे। मैं आपको बता रहा हूँ ओवरव्यू की चीजें काम कैसे करती है। तो कमांड, ये जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी जस्ट मैं कमांड लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं nmap। ठीक है, आईपी लिखी, फिर मैंने बोला कि पूरे पोर्ट स्कैन कर दो। कितने पोर्ट होते हैं? 65,535। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पोर्ट के रेंज मैंने माइनस लगा दिया, जिसका मतलब है कि पूरे पोर्ट को स्कैन करो। ठीक है, फिर मैंने दिया -v, इसका मतलब वर्बोस। वर्बोस मतलब रियल टाइम मुझे डेटा दिखाते जाओ, नहीं तो क्या करेगा ये स्कैन कंप्लीट होने के बाद दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे डिटेल मिल रही है रियल टाइम मुझे दिखाते जाए। फिर एक कमांड -sd। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना, कमांड वगैरह अपन करेंगे इन चीज को डिटेल में। तो ये बोल रहा है कि वर्जन भी ला के दिखाओ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो हमारा सिस्टम, जब भी कोई सिस्टम ओपन होता है तो उसका पोर्ट तो ऑटोमेटिक ओपन होंगे ही, कोई ना कोई सर्विसेज चल रही है। तो अपन यहाँ पर एंटर करते हैं, ये स्कैन चालू हो जाएगा। अब ये हमें बताएगा कौन कौन से रास्ते ओपन है जिसके जरिए हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जब पोर्ट ओपन है तो उसका सर्विसेज कौन सी चल रही है, एंड देन जब सर्विसेज चल रही है तो उसके वर्जन कौन से है। फिर हम गूगल पे जाएंगे, जाके पता करेंगे उस सर्विस का नाम, उसका लेटेस्ट वर्जन सर्च करेंगे, हमें लेटेस्ट वर्जन पता चल जाएगा। अपन देखेंगे कि हमारे पास जो चल रहा है वो क्या पुराना वर्जन है। मान लीजिए गूगल ने बोला कि 5.1 लेटेस्ट वर्जन है, अब हमें दिख रहा है यहाँ पर 4 कुछ चल रहा है, मतलब पुराना वर्जन है, मतलब वल्नरेबिलिटी के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, तो वो जाके हम चेक करने वाले हैं। -p का मतलब है मैं उसको बता रहा हूँ कि कौन से पोर्ट को स्कैन करना है। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि पोर्ट नंबर 21-22 स्कैन हो, तो -p करके मैं 21-22 दे सकता हूँ, तो फिर वो 2 पोर्ट स्कैन करेगा। मान लो मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 500 तक स्कैन हो, तो 1 से लेके 1 -500 1-500 हो गए, तो 1 से लेके 500 तक स्कैन करेगा। मैंने क्या किया, मैंने पोर्ट के नंबर ही नहीं दिए, मैंने सीधा माइनस लगा दिया, जिसका मतलब है कि पूरे स्कैन कर डाला। ठीक है, तो मैं चाहता तो 1-65535 भी दे सकता था, तब थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको स्कैन होने देते हैं। अच्छा, मैं ज्यादा तेज चल रहा हूँ क्या? स्पीड ठीक है? अगर आपको लगता है कि धीरे करना है तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, बीच बीच में ऐसा भी होता है कि मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज कर लूँ। ठीक है, तो अगर कोई टेक्निकल चीज़ है जो कि आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे कि अभी मैंने कुछ चीज़ें बोली थी आप लोगों को, ब्रीच के बारे में बोला था, और भी अपन ने कुछ पार्ट डिस्कस किए। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नहीं पता होगी, तो अगर कहीं भी आती है तो पूछ लेना ऑन द मोमेंट। ठीक है, अब देखो इसने बता दिए हमें ये सभी पोर्ट ओपन है, ये वो सभी रास्ते हैं जिससे कि हम टारगेट मशीन से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बता रहा है कौन सा पोर्ट ओपन है, सर्विस कौन सी चल रही है, सर्विस का वर्जन कौन सा है। ठीक है, अब आपके हिसाब से सबसे इजी रास्ता कौन सा है खोजने का? इसमें 21 पहले यूज किया है इसमें? नहीं किया। ठीक है, पोर्ट 21 इजी रास्ता है, डेफिनेटली इजी रास्ता है, सबसे इजी रास्ता। और क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इजी रास्ते पे जाना है, पहले डिफिकल्टी पे नहीं जाना है। इजी इजी धीरे धीरे डिफिकल्टी, पहले इजी रास्ते को देखेंगे, वहां से नहीं घुस पाए तो दूसरे इजी रास्ते पे जाएंगे, वहां से नहीं घुस पाए तो तीसरे इजी रास्ते पे जाएंगे। ठीक है, 80 21 से भी घुस सकते हैं, 22 भी घुस सकते हैं, 80 से भी घुस सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी रास्ता है वो है रास्ता नंबर 1524, ये वाला सबसे इजी रास्ता है ना। कैसे? तो अब फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी कि हमें नेटवर्किंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर नेटवर्किंग बोर लग रहा है, आपके माइंड में है कि इसका नोट्स नहीं बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, जितना अच्छे से नेटवर्किंग क्लियर रहेगा उतने अच्छे से हमारा काम होगा, उतने जल्दी हमें इजी रास्ते मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेटवर्किंग में भी कुछ थोड़ा और पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो उससे आपको मैं क्लैरिटी दिला दूंगा यहाँ पे कि ये सबसे इजी रास्ता क्यों है। लेकिन अभी मान के चलो कि ये नेटवर्किंग के नॉलेज की वजह से मुझे पता चल रहा है सबसे इजी रास्ता है,
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, एक टूल है जिसका नाम है नेटकैट, कम्युनिकेशन टूल है। ठीक है, मैंने इसको बोला कि मुझे किससे बात करनी है, 194 से बात करनी है, कौन से पोर्ट पे करनी है, 1524 पे करनी है। ठीक है, नेटकैट एनसी कम्युनिकेशन का टूल, वो टूल का नाम दिया, आईपी बता दी टारगेट सिस्टम की, और मैंने बोला 1524 से मैं घुसना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो एंटर किया और यहाँ पे क्या मिला हमें, शेल। ठीक है, ठीक है, ये जो है, ये जो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट का मिला है, ये सामने वाले सिस्टम का है। अगर मैं कंफर्म करना चाहूँ ls लिखेंगे तो जो फोल्डर आए हैं, ये फोल्डर बेसिकली उस मेटा एक्सप्लॉइटेबल मशीन पे है। ठीक है, अच्छा उसकी आईपी क्या थी, 194। अभी हमने टर्मिनल पे आईपी लिखी थी, ऊपर में तो क्या आई थी हमारी आईपी, 128। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे if config लिखूं 194, यानी कि ये जो कमांड रन हो रहे हैं ये एक्चुअल में उस सिस्टम पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहे हैं लेकिन रन वहां पे हो रहा है। अच्छा, अगर हम देखना चाहें हम कौन से यूजर है, तो OMI, तो बोल रहा है रूट यूजर हो, सबसे पावरफुल यूजर, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर ही कंटिन्यू कर दूं क्या, चलो। सर तो आप लोकल नेटवर्क में कर रहे हैं ना? हाँ, अभी तो लोकल में कर रहे हैं, वाइड में भी कर रहे हैं। विंडोज पे भी तो हो सकता है। हाँ, विंडोज से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, विंडोज से भी, मतलब विंडोज में भी हो सकता है ना? विंडोज में भी हो सकता है, विंडोज से भी हो सकता है। अगर अडेप्टर लगाते हैं तो जितना नेटवर्क अभी इस चीज के लिए अच्छे समझने के लिए नेटवर्किंग पे थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, पहला ही पार्ट बोरिंग हो जाता है, ये अब अपनी किस्मत ही ऐसी है मान के चलो। ठीक है, तो वो तो अपने को थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। एक बार नेटवर्किंग को अपन ने बेयर कर लिया, समझ में आ गया, देन अपन प्रैक्टिकल सीधा हार्डकोर फोकस करते जाएंगे। ठीक है, तो अब इस सिस्टम का नाम देखना है तो कमांड क्या करें, इस सिस्टम का नाम देखना है। जैसे कि मेरा ये जो विंडोज मशीन है इसका नाम होगा दिस पीसी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसका नाम होगा दिस पीसी। ठीक है, ये रहा दिस पीसी दिखा रहा है, ये मेरे सिस्टम का नाम है। उसी तरीके से उस सिस्टम का नाम देखना है जहाँ पे कमांड रन हुआ है। तो दो तीन कमांड है, या तो आप लिख सकते हो होस्ट नेम मेटा एक्सप्लॉइटेबल, कंफर्म हो गया, मेटा एक्सप्लॉइटेबल पे रन हो रहा है, या फिर यूनेम हाइफन है लिनक्स मेटा एक्सप्लॉइटेबल सर्वर 2.6। ठीक है, तो एक कमांड वहां पे रन हो रहे हैं। अब एक खास बात ये है कि क्या हमने मेटा एक्सप्लॉइटेबल पे अभी तक हमने कुछ भी इंटरेक्शन किया था, हमने तो सिर्फ मशीन चालू करके छोड़ी थी ना, हमने यहाँ पे लॉगिन किया, मशीन चालू है लेकिन अभी बोल रहा है देखो लॉगिन कर, आईडी पासवर्ड वही लिखी हुआ है, हमने लॉगिन भी नहीं किया, हमने इसकी आईपी भी चेक नहीं की, हमने कोई क्लिक भी नहीं करवाया, जीरो इंटरेक्शन था प्रॉपरली। ठीक है, और जीरो इंटरेक्शन पे मशीन हैक हो गई। ठीक है, अब कंफर्म भी कर लेते हैं तो कि वल्नरेबिलिटी सब जगह थोड़ी ना मिलेगी। वल्नरेबिलिटी डेफिनेटली सब जगह नहीं मिलेगी, लेकिन वल्नरेबिलिटी ढूंढना ही तो हमारा काम है ना, राइट। तो मिल गई तो आसान मिल गई तो बिल्कुल अच्छी बात है, मिल गई तो रिपोर्ट करोगे आप। ठीक है, और वही आपका काम है। तो ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और आपको वल्नरेबिलिटी आपको इंतजार कर रही है कि चलो आ जाओ, है ना, तो वैसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब इस चीज को एक बार और कंफर्म करते हैं कि क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पावर ऑफ। ठीक है, बेसिकली ये हमारा कमांड है सिस्टम को बंद करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पावर ऑफ लिख के एंटर करूंगा और यहाँ मेटा एक्सप्लॉइटेबल पे आएंगे तो देखिए मशीन क्या हो रही है, शट डाउन। ठीक है, तो अब वहां पर जितने भी पोर्ट ओपन थे ना, उसमें से आप मान के चलिए 40 to 50% जितने भी सर्विसेज चल रही है सभी वल्नरेबल तो है, किसी से भी करा जा सकता है। हमें सिर्फ एक सर्विस चाहिए, हमें 10 सर्विसेज नहीं चाहिए। अभी मैंने इसको टारगेट कर लिया, हो सकता है ये वल्नरेबल नहीं होती तो कोई दूसरी वल्नरेबल होती, तो एक सर्विस ही चाहिए हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, एक सिंगल वल्नरेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, मशीन बंद नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मेथड्स के बारे में आपने पढ़ा है, मेथड्स के बारे में, मेथड गेट पोस्ट पुट डिलीट नहीं पढ़ा, चलो ठीक है।
गाइस कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ लो आप लोग। मेटास्प्लॉइट जो केवल जो मशीन है ये हमारा प्रैक्टिस के लिए होती है। प्रैक्टिस के लिए होती है बिल्कुल। जब भी आप अगर हैकिंग में आप पढ़ना चालू करोगे तो कहीं पे भी आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको मेटास्प्लॉइटेबल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेटास्प्लॉइटेबल में हमको ये पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरीके से कमी होती है, पोर्ट और नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करी जाती है, एन्यूमरेशन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें। तो मेटास्प्लॉइटेबल से, और जब हम वेब पेन टेस्टिंग भी सीखते हैं तो हम कुछ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अपन पढ़ते हैं जो कि है मेथड्स, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मेथड्स के बारे में बात करें, ठीक है, मेथड क्या बताती है कि डेटा एक जगह से दूसरे जगह किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका क्लाइंट, ठीक है, ये है आपका क्लाइंट का सिस्टम, यानी कि ये है यूजर, ठीक है। और ये किसी को एक्सेस करना चाह रहा है, मान लीजिए किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये हो गया आपका सर्वर, ठीक है। तो जब आप जैसे कि मान लीजिए इस वेबसाइट का नाम है xyz.com, इस सर्वर का नाम है xyz.com, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट के अंदर ब्राउजर ओपन करेंगे, ब्राउजर में xyz.com लिख के एंटर करेंगे, तो होगा क्या, हमारे सिस्टम से कुछ पैकेट्स जनरेट होंगे, डेटा के पैकेट्स जनरेट होंगे, और वो पैकेट्स जाएंगे सर्वर पे। तो ये जो पैकेट आपके एंड से जो जनरेट हुए हैं, यूजर के एंड से या क्लाइंट के एंड से, उन पैकेट्स को हम बोलते हैं रिक्वेस्ट पैकेट्स, ठीक है। अब जब आपने बोला कि मुझे एक्सेस करना है आपकी वेबसाइट, तो सर्वर क्या करेगा, दो चीज करेगा वो, या तो बोलेगा कि आप एक्सेस कर सकते हो, उस केस में वो आपको पूरी वेबसाइट भेज देगा, या फिर वो आपको मना कर देगा, ठीक है। दोनों ही केस में आपको रिप्लाई तो देगा। तो उस रिप्लाई को जो आएगा सर्वर के एंड से, उसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बातचीत होती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फॉर्म में। रिक्वेस्ट के पैकेट जाते हैं, रिस्पॉन्स बेसिकली रिप्लाई होता है जो उधर से आता है, ठीक है। अब जब भी आप किसी वेबसाइट पर, ठीक है, आपने जैसे कि मान लीजिए गूगल को एक्सेस किया, किसी फेसबुक को एक्सेस किया, तो कुछ इंफॉर्मेशन आप फीड करते हो, ठीक है। तो जो डेटा है वो बेसिकली जाता है क्लाइंट से सर्वर की तरफ। तो वो डेटा किस तरीके से जाता है वो हमें बताता है मेथड, ठीक है। तो मेथड वैसे काफी तरीके की होती है, मैं आपको दो मेथड बताता हूं। आज का अपना एजेंडा वही है कि हम मेथड्स को समझ जाए। तो दो टाइप की मेथड होती है जो मेन मेथड होती है, एक होती है गेट मेथड, दूसरी होती है पोस्ट मेथड, ठीक है। तो गेट मेथड क्या बोलती है, गेट मेथड ये बोलती है कि जो भी डेटा है वो यूआरएल में जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका हो गया क्लाइंट, अब आपने ब्राउजर ओपन कर लिया, मान लेते हैं यहाँ पे ये रहा लॉगिन पेज, ठीक है। यहाँ पे आप आपका नाम डालोगे, यहाँ पे आप आपका डालोगे पासवर्ड, ठीक है। अब ये आईडी पासवर्ड स्टोर होंगे, ये आईडी पासवर्ड जाएंगे सर्वर तक। सर्वर तक कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, है ना। तो किस तरीके से जा रहे हैं वो बता रहा है हमें मेथड, ठीक है। तो दो तरीके हैं ये सर्वर पे जाने के, ठीक है। एक तरीका तो है कि ये गेट मेथड से चले जाए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये पोस्ट मेथड से चले जाए, ठीक है। जाएगा कहां पे, सर्वर पे जाएगा, ठीक है। तो गेट मेथड से जाएगा या तो पोस्ट मेथड से जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कौन सी मेथड से भेजें, प्लेन से भेजें, ट्रेन से भेजें, किससे भेजें, ठीक है। तो गेट मेथड के कुछ अपने बेनिफिट है, पोस्ट मेथड के कुछ अपने बेनिफिट है, ठीक है। तो गेट मेथड से क्या होता है, गेट मेथड से जब भी डेटा जा रहा है वो यूआरएल के जरिए जाता है। यूआरएल मतलब ऊपर में जो एड्रेस बार आता है, तो उस एड्रेस बार के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो मान लो अगर गेट मेथड से आपके यूजर नेम पासवर्ड जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपके यूजर नेम पासवर्ड यूआरएल में दिखेंगे, आपके बाजू में जो बैठा होगा उसको आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब पोस्ट मेथड से जाता है तो डेटा बेसिकली पैकेट के अंदर बॉडी में जाता है, ठीक है। तो हेडर और बॉडी के बारे में पता है आपको, पढ़ा है नहीं पढ़ा। जो हमारे पैकेट होते हैं, रिक्वेस्ट के पैकेट, उसमें दो हिस्सा होता है, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है हेडर और नीचे वाला हिस्सा होता है बॉडी। तो जब भी आपका डेटा पोस्ट मेथड से जाएगा तो आपकी इंफॉर्मेशन बेसिकली बॉडी में जाएगी, यानी कि पैकेट के बॉडी वाले हिस्से में जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन करते हैं, गूगल पे जाते हैं और गूगल पे देखते हैं ये कौन सी मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। तो याद है गूगल पे, अब ये क्या है, ये भी एक फॉर्म है जहां पे हम इनपुट कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे सर्च करूंगा वो सर्वर पे जाएगा,
तो जाहिर सी बात है या तो गेट मेथड के जरिए जाएगा या तो पोस्ट मेथड के जरिए जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम ही लिख दिया, ठीक है, एंटर किया, ठीक है, एंटर किया। तो अब आप देखो यहाँ पर URL पे क्या जो हमने सर्च किया आपको कहीं दिख रहा है? स्टार्टिंग में है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है? Q इक्वल टू मयंक, है ना। Q फॉर क्या है? बेसिकली जो डेवलपर ने गूगल की वेबसाइट बनाई होगी, गूगल पे हम क्या कर रहे हैं? क्वेरी कर रहे हैं, सर्च क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने जब भी डेटा जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो वेरिएबल में स्टोर होके जाएगा। वेरिएबल मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर कोई चीज रखी जाती है, जैसे जार के अंदर हम कोई सामान रख देते हैं। तो उसी तरीके से जब डेटा आपका यहाँ से सर्वर तक जा रहा है तो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होके जाएगा। जैसे कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, तो A के अंदर क्या स्टोर हो गया? 1, B के अंदर स्टोर हो गया 2, C इक्वल टू A प्लस B, तो C के अंदर क्या आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमने ये जो हमारे जो भी हम यहाँ पे वैल्यू लिखने वाले हैं, फिर चाहे ये हो सकता है कोई लॉगिन का फॉर्म हो, कोई सर्च का फॉर्म है, जो भी वैल्यू हम देंगे ये बेसिकली जाएगा सर्वर तक, और सर्वर तक जब जाएगा ये तो ये एक वेरिएबल में स्टोर होगा। तो जो डेवलपर रहेगा, बैकएंड डेवलपर, वो बनाएगा उस वेरिएबल को, उसकी मर्जी है, वो ए नाम रख दे, ABC रख दे, XYZ रख दे, कुछ भी रख सकता है। इसने क्या नाम रखा? इसने रखा Q फॉर क्वेरी, बेसिकली कि जो भी यूजर सर्च करेगा सर्च क्वेरी में वो एक वेरिएबल में स्टोर होगी। तो अगर मैंने यहाँ लिखा हैकिंग, ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा हैकिंग, ठीक है, तो ये क्या हुआ देखना, ये Q नाम का, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। डेवलपर इसे वेरिएबल बोलता है, हम इसे बोलते हैं पैरामीटर। तो Q नाम के पैरामीटर में क्या हुआ? जो मैंने सर्च करी थी वो वैल्यू स्टोर हो गई, वो गई सर्वर पे। सर्वर पे कौन सी मेथड से गई? गेट मेथड से गई। अगर गेट मेथड से नहीं जाती तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर देखने को नहीं मिलती URL बार में। इसी तरीके से अगर किसी लॉगिन पेज पर अगर गेट मेथड का यूज हो गया तो क्या होगा? आपको यूजर नेम पासवर्ड यही दिखेगा। जैसे कि मान लो, मैं मान के चलता हूँ, इसको पूरा हटा देते हैं, तो मान लेता हूं कि जो बैकएंड में जो वेरिएबल बनाया है नेम को स्टोर करने के लिए यूनेम नाम का बनाया है, ठीक है, यूनेम नाम का बनाया है, इक्वल टू यहां पर आ गया यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, फिर एम्परसेंड का साइन आएगा, ठीक है, एम्परसेंड का साइन, और ये पासवर्ड का वेरिएबल यू पास, और यहाँ पे मेरा पासवर्ड 1 2 3। तो ये ऐसा दिखने लगेगा अगर गेट मेथड का यूज हो। तो पहला रूल ये है कि कभी भी जब वेब टेक्नोलॉजी की बात करा जाए तो अगर आपका डेटा सेंसिटिव जा रहा है तो उस सेंसिटिव डेटा को कभी भी गेट मेथड से मत भेजिए, ठीक है। अब किसी दूसरे वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आ गए। अब यहां पर भी मैं वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है, एडमिन और पासवर्ड, लॉगिन करते हैं, वैल्यू दिखी? नहीं दिखी। नहीं दिखी मतलब यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज हो रहा है, जो डेटा जा रहा है वो पोस्ट मेथड से जा रहा है, ठीक है। लेकिन एज एन हैकर हम इस डेटा को भी देख सकते हैं। सर हाँ, उसके आगे हम अभी लॉगिन डॉट php इसके हाँ। आगे हम इंडेक्स डॉट php का इंडेक्स डॉट पीएचपी लॉगिन डॉट php को हटा के, तो इंडेक्स डॉट पीएचपी में आपका वो आ जाएगा ना, इसका आगे ठीक, नहीं होम पेज आ जाएगा बेसिकली, हाँ बिना है ना। ये देखो इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये होम पेज ही है, वेलकम टू अवर पेज। नहीं, कहीं ऐसी वनरेबिलिटी होती है जहाँ हम पास यूजर नेम पासवर्ड हाँ, एंटर करना रहता है, बट जहाँ वो वनरेबिलिटी रही तो उसके नेक्स्ट पेज का हम आप हेडर में डाल दें। हाँ, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आप लोगों को ना वेब के बारे में थोड़ा पढ़ाऊंगा आगे चल के। वेब टेक्नोलॉजी वेबसाइट से बनती है, छोटी छोटी वेबसाइट अपन बनाएंगे भी, और तब अपन उस चीज़ को समझेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, जब लॉगिन पेज पे हमने क्लिक किया, यहाँ से डेटा भेजा, तो ये डेटा डायरेक्टली चला गया, यूआरएल में दिखा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक सिक्योर मेथड यूज हो रही है, लेकिन एज एन अटैकर अपन इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड देन आते हैं VMware पे। एक टूल है जिसका नाम है बर्कसूट, है ना। बर्कसूट एक ऐसा टूल है जिससे कि हम रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? ट्रैक करना, ठीक है, ट्रैक कर लेना, रोक लेना, फॉलो कर लेना, ये चीजें बोल सकते हो। तो जब हम जैसे ही हमने एंटर किया, क्लिक किया वेबसाइट पे, तो रिक्वेस्ट के पैकेट जनरेट होंगे, वो जाएंगे सर्वर पे,
बर्फुट क्या करेगा, उस पैकेट को रास्ते में ही रोक देगा। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि इसको जाने दो तब तक वो जाने नहीं देगा। मैं चाहूंगा तो उसके अंदर का कंटेंट पढ़ पाऊंगा, मैं चाहूंगा तो उसके अंदर चेंजेस भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो अपन अब क्या करते हैं, एक बार गेट मेथड को देखते हैं और एक बार पोस्ट मेथड को देखते हैं। ठीक है, तो एक तरफ इसको ओपन कर लेते हैं और दूसरी तरफ ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ब्राउजर से पैकेट जनरेट होंगे ना, तो ब्राउजर और वर्कफ्लो को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन वगैरह कॉन्फ़िगरेशन में आगे चल के बताऊंगा आपको। ब्राउजर को वर्कफ्लो से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो भी डेटा जा रहा है उसको वर्कफ्लो रोक पाए। कनेक्ट नहीं करोगे तो रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आते हैं, प्रॉक्सी को ऑन करते हैं और प्रॉक्सी यहाँ पे मैंने सेट कर ली। ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, इसको ब्राउजर को मैं एक कोने पे ले आता हूँ। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। आगे दोनों आजू बाजू आ गए। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रॉक्सी नाम का। ठीक है, प्रॉक्सी में क्या है, इंटरसेप्ट ऑन है। इंटरसेप्ट ऑन मतलब रोकेगा, इंटरसेप्ट ऑफ मतलब नहीं रोकेगा। ठीक है, तो अगर मैं इंटरसेप्ट ऑफ करूं और मैं नॉर्मली चलाऊं, पेज ओपन हो गया। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं इंटरसेप्ट ऑन कर दूं, ठीक है, इसको क्लोज किया, इंटरसेप्ट ऑन किया, और अगर मैं यहां पे करूं इस बार google.com एंटर करूंगा, तो ये देखो पैकेट कैप्चर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उधर मैं टॉप साइड में देखोगे ना तो पेज रिलोड हो रहा है, लोड हो रहा है, लेकिन ये पेज आ क्यों नहीं पा रहा है? जब तक रिक्वेस्ट ही नहीं गई तब तक रिप्लाई कैसे आएगा? रिक्वेस्ट जाएगी तब तो रिस्पॉन्स आएगा। तो ये जो पैकेट है ना, ये हमारे सिस्टम से छूट ही नहीं पाया, और इसलिए ब्राउजर को आप देखो तो ब्राउजर लोडिंग पे चल रहा है। इसका यूज करते हैं वेबसाइट हैकिंग में। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर पैकेट है। अब देखो यहाँ इस पैकेट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसको अगर मैं फॉरवर्ड कर दूं तो ये पैकेट आगे चले जाएगा। ठीक है, तो देखो जब आप एक बार क्लिक करते हो ना तो कई सारे पैकेट जनरेट होते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड किया एक पैकेट, ये फॉरवर्ड किया एक पैकेट, जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड करते जाऊंगा, ये देखो कितने सारे, क्लिक एक बार किया था लेकिन कितने सारे पैकेट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और अब जाके ये पेज लोड हो गया। ठीक है, अब अगर इस फॉर्म में, ठीक है, ये देखो अभी भी यहाँ पे आ रहा है, तो इंटरसेप्ट को ऑफ करते हैं। यहां पे इस बार लिख लेते हैं हैकिंग। ठीक है, हैकिंग आपको पता है कौन सी मेथड यूज हो रही थी यहाँ पे? गेट यूज हो रही थी। इंटरसेप्ट ऑन करता हूं मैं एंड देन मैं एंटर कर देता हूं। ठीक है, फॉरवर्ड करते हैं, ये पिछली वाली रिक्वेस्ट है। अच्छा, सर्च नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए ये वाला पैकेट है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा था। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आपको कहीं पे पता चल रहा है कि कौन सी मेथड यूज करी जा रही है? फर्स्ट लाइन में, इस पहली लाइन को हम बोलते हैं रिक्वेस्ट लाइन। रिक्वेस्ट लाइन हमें बताती है कि जो मेथड यूज करी जा रही है वो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट, इसका मतलब जो डेटा जा रहा है, जो भी हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, वो सर्वर तक गेट मेथड के जरिए जा रहा है, यानी कि यूआरएल के जरिए जा रहा है। ठीक है, तो ये तो गेट मेथड हो गई, ये तो हम डायरेक्टली बिना इंटरसेप्ट करे भी देख सकते थे। अब अपन क्या करते हैं, उस वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे लॉगिन पेज था एंड देन वहां पे इंटरसेप्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको जैसे बता रहा था, ये पूरे के पूरे हेडर्स हैं। ठीक है, और इसके नीचे आता है बॉडी। हेडर और बॉडी के बीच में ब्लैंक स्पेस होता है, तब हम पहचान पाते हैं। जहाँ पे ब्लैंक स्पेस के नीचे वाला हिस्सा बॉडी वाला होगा, ब्लैंक स्पेस के ऊपर वाले पूरे हेडर्स होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हेडर है। अब इसके बारे में आपको चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब उस वेबसाइट पे आ जाते हैं जो कि हमारी थी टेस्ट PHP। ठीक है, साइन अप पेज पे आ गए, इंटरसेप्ट को ऑन कर दिया, एडमिन,
पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक किया। अब बताइए हेडर कौन सा है, बॉडी कौन सा है? बॉडी नहीं, हेडर, हेड ऊपर होता है ना, तो हेडर ऊपर होगा, ठीक है, बॉडी नीचे होगा। और हेडर और बॉडी को पहले डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस है बीच में, तो ब्लैंक स्पेस के नीचे वाला हिस्सा हो गया बॉडी, ऊपर वाला हो गया हेडर, ठीक है। जब डेटा गेट से जाता है तो पहली लाइन होती है रिक्वेस्ट लाइन जिसमें गेट लिखा होता है, और वहां पर आपको वैल्यू दिख जाती है। लेकिन यहाँ पर कौन सी मेथड यूज हो रही है? पोस्ट, पोस्ट लिखा हुआ दिख रहा है। और जब भी डेटा पोस्ट से जाएगा तो आपको ऊपर में नहीं दिखेगा, ना ही यूआरएल में दिखेगा, आपको कहां दिखेगा? बॉडी में। बॉडी में दिख रहा है आपको यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा, डेवलपर ने बैकएंड पे जो वेरिएबल बनाया था उसका नाम क्या था? डेवलपर ने बैकएंड पे जो वेरिएबल बनाया था यूजर नेम और पासवर्ड को स्टोर करने के लिए, देखो यूनेम और यूपास। यूनेम और यूपास। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, यूनेम यूपास, उसकी मर्जी है, वो नेम रख दे, एन रख दे, पी रख दे, कुछ भी रख सकता है। अब डेवलपर को भी क्या है, कोड रीडेबल बनाना पड़ता है, यानी कि वो भी पीछे पलट के देखे या उसके साथी लोग जब बनाए तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या काम कर रही है। तो थोड़ा सा रीडेबल जरूर रखते हैं कि पता चले कि क्या चीज कौन सी ले जा रही है, इसलिए उसने यूनेम यूपास रखा। इसलिए गूगल वाले ने क्यू रखा था, क्यू फॉर क्वेरी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी वैल्यू यहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब देखो ये जो वेबसाइट है, अगर मैं इसे फॉरवर्ड कर दूं तो ये लॉगिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आईडी पासवर्ड गलत है। सही आईडी पासवर्ड क्या है? टेस्ट और टेस्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गलत आईडी पासवर्ड डालता हूँ, वापस से मैंने एडमिन डाल दिया और यहाँ पे वापस से डाल दिया पासवर्ड, ठीक है। और फिर करते हैं लॉगिन, ठीक है। इस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कर दूं टेस्ट और इस एडमिन को भी कर दूं टेस्ट, तो ये फॉरवर्ड करते हैं, लॉगिन हो गया, ठीक है। तो वैल्यू को रोक, सिर्फ पैकेट को हम रोक ही नहीं सकते, पैकेट के अंदर में जो कंटेंट जा रहा है ना उसको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। तो सर इसके लिए उसको जो आ रहा है उसको भी पता कर सकते हैं क्या? इसको, हाँ, जो आ रहा है उसको पता कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आगे चल के बताऊंगा। क्योंकि बर्फुट को जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो इसको टूल को एक्सप्लोर करोगे एक लेवल तक तो मैं सर आपको ये टूल अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं कि दूसरे का डिवाइस? नहीं, हमारे सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। सर कुछ हमारे भी हाँ, हमारे पे होगा, ठीक है। लेकिन कुछ और तरीके भी हैं जिससे कि कुछ दूसरे टूल्स की मदद से, पैकेट स्निफर की मदद से सामने वाले का भी हम डेटा देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। दिखाना उसका प्रैक्टिकल। सर ये वाले दो से हम दूसरे के सिस्टम से जो पैकेट जाएगा उससे नहीं, उसको नहीं रोक सकते, उसको आप नहीं रोक सकते। हाँ, अगर आपने उसकी प्रॉक्सी सेट कर दी ना तब कर सकते हो। हाँ, अगर आपने उसके ब्राउजर में जाके प्रॉक्सी सेट कर दी, जैसे अभी मैंने ब्राउजर पे जाके वो बर्फुट से कनेक्ट किया था, तो अगर वो आपके सेम नेटवर्क में है, आपने प्रॉक्सी सेट कर दी तब हो पाएगा। लेकिन वेब हैकिंग में हमें दूसरे के सिस्टम पे नहीं करना होता, खुद ही के सिस्टम पे करना होता है। सर आईपी स्पूफिंग करके जिस नेटवर्क से कनेक्ट है वो स्पूफिंग कर लिया हमने, अपने सिस्टम पे ले लिया, तो जो पैकेट जाएगा पहले हमारे सिस्टम में जाएगा, राउटर में नहीं जाएगा, उसके बाद में राउटर से जाके आगे फॉरवर्ड होएगा, तो उससे तो पैकेट हम देख एक बार वापस रिपीट करना। हमने आईपी स्पूफिंग की उसकी आईपी ले ली हमने, तो जब उसके सिस्टम से पैकेट निकलेंगे तो पहले हमारे सिस्टम में जाएंगे, उसके बाद में राउटर देन के जो सर्वर है वहां पे जाएंगे। उस केस में हम रोक नहीं पाएंगे, उस केस में हम कंटेंट देख पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली इस मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। मैन इन द मिडिल अटैक भी बोलते हैं, स्निफिंग भी बोलते हैं उसे। तो वो चीज़ भी अपन कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे काली मशीन, एक दूसरी मशीन ऑन कर लेता हूँ, पैरट को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ऑन कर लेते हैं, तो वाईफाई में कौन क्या चला रहा है ना हमारे वाईफाई में, हम वो भी पता कर सकते हैं, वो क्या चला रहा है, क्या डेटा जा रहा है उसका, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, ठीक है। और प्रॉक्सी बंद कर देते हैं, नहीं तो क्या है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये रहा पैरट, इस पर भी लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ।
ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर हम एक को विक्टिम बना लेते हैं, एक को अटैकर बना लेते हैं, दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। अब काली क्या कर रहा है ये हम पता करेंगे पैरेट पे बैठे हुए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर पैरेट पे आए, ठीक है। पैरेट पे आके हम एक टूल को ऑन कर लेते हैं, टूल का नाम है वायरसार्क। जितने भी पैकेट इस मेरे नेटवर्क से आना जाना करेंगे वो मुझे यहाँ दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ काली पे आते हैं। अब देखो ये इसने कैप्चर करना चालू कर दिया है, ठीक है। अब ये कुछ नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। सर इसमें से अपने सिस्टम का पैकेट दिखता है? नहीं नहीं नहीं, इसमें आपके नेटवर्क के सभी का दिखता है। अभी जैसे हम वाईफाई से कनेक्टेड है, यहाँ पे जो भी है साइब्रोम वाला, ठीक है। इसको मैं अगर ब्रिज पे कर दूं, देखूं तो यहाँ पर कौन क्या चला रहा है सब चीज पता चलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब ये जो हमारा विक्टिम है यानी कि काली मशीन वाला, इसने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन करके टेस्ट पीएचपी की वेबसाइट पे आया, ठीक है। और यहाँ पे आगे साइन अप पे आया, साइन अप पे आके इसने लॉग इन कर लिया, ठीक है। टेस्ट और टेस्ट सही आईडी पासवर्ड दे देते हैं अपन इस बार, टेस्ट टेस्ट लॉग इन कर लिया, ठीक है। ये अपना काम कर रहा है, अब इसको कोई आइडिया नहीं है। पैरेट पे आ गए, ठीक है। पैरेट पे आके सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखता हूँ कि हमारी आईपी कहाँ है। तो ये रही 44 वाली, 44 वाली जो आईपी है टेस्ट पीएचपी की है, पिंग करोगे तो तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करते हैं एंड देन फॉलो, अच्छा नीचे आते हो, ठीक है। टीसीपी स्ट्रीम एंड ठीक है, तो HTTP रिक्वेस्ट इसको क्लोज करते हैं एंड ये रही, सर्च नहीं होता है क्या? होता है बिल्कुल होता है। अच्छा फिल्टर ले लिया था इसने। एक बार वापस से करते हैं, इसको रोक देते हैं। ये सेम चीज काली भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वायरसार्क ओपन किया, इंटरफेस पे लिसन किया, ENS33 पे, यहाँ पर आ गए होम पे, यूआर प्रोफाइल पे आके एक बार लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट कर लेते हैं, साइन अप पेज पे आते हैं, वापस से लॉग इन करते हैं, ठीक है। और भी तरीके से कर सकते हैं अपन इस चीज़ को, मतलब अपने को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चल के एट्रकैप का यूज़ मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, इतना ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो ये आ गए अपन यहाँ पे, अब ये पैकेट्स वगैरह है, ठीक है। ये रहा एक पैकेट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पे जाते हैं एंड इसको रोक देते हैं। इसको रोकना जरूरी है, नहीं तो चलती रहेगा। राइट क्लिक करते हैं, फॉलो TCP स्ट्रीम, ये देखिए दिख रहा है आपको यूजर एंड पासवर्ड, है ना। तो बैठे बैठे भी चीज़ें हो जाती है, इसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, स्निफिंग अटैक, ठीक है। और भी तरीके, अपने को सीधा आईडी पासवर्ड भी ला के दे सकते हैं। आईडी पासवर्ड अगर नहीं भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी रहा, यूनेम इक्वल टू टेस्ट, पासवर्ड इक्वल टू टेस्ट,
इस तरीके से काम करता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि ये हुआ क्यों? इस वेबसाइट को देखिए, इस वेबसाइट को देखिए और मुझे बताइए कि ये हुआ क्यों। HTTP प्रोटोकॉल HTTP ना, बहुत बढ़िया। तो HTTP दो प्रोटोकॉल होते हैं हमारे वेब में, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। कौन सी लेयर पे होता है ये? नहीं नहीं, कौन सी लेयर पे होता है? OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे होता है? एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन नहीं सर, फर्स्ट वाले एप्लीकेशन सेशन लेयर। नहीं सर, डेटा लेंगे नेटवर्क बचा ही गया। पूरी सातों के सातों नाम बोल दो। एप्लीकेशन एक्चुअल में होता है एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल होते हैं, TCP एंड UDP, ठीक है, जो हमारे प्राइमरी प्रोटोकॉल होते हैं, जो बताते हैं कि डेटा किस तरीके से जा रहा है ना। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि वेब में दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है HTTP, दूसरा होता है HTTPS। HTTP होता है अनसिक्योर, HTTPS होता है सिक्योर। क्यों सिक्योर होता है? SSL क्या होता है फुल फॉर्म? सिक्योर सिक्योर सिंपल लेयर। वो सर्टिफिकेट सीए सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन मतलब किसी SSL का फुल फॉर्म बहुत बता दीजिए। सिक्योर सिक्योर सेल, SSH नहीं, SSL, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो SSL किस तरीके से आपके डेटा को सिक्योर करता है? वो बेसिकली क्या करता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी डेटा के पैकेट्स जा रहे हैं उनको एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट करने का मतलब ये है कि उसको एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देता है जो कि अनरीडेबल होता है। आप देख तो पाओगे लेकिन देख के समझ नहीं पाओगे कि लिखा क्या है, ठीक है। कुछ भी रैंडमली लिखा होगा, कुछ भी सिंबल्स वगैरह बने होंगे तो पढ़ा नहीं जा सकता। तो है क्या, जो भी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हो वो HTTPS पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो जो HTTP पे चल रही है तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो डेटा पैकेट्स जा रहे हैं वो प्लेन टेक्स्ट में जाएंगे। तो जब प्लेन टेक्स्ट में जाएंगे तो कोई भी आपके नेटवर्क में बैठा हुआ पर्सन वो आपके डेटा को देख सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम यही थी कि देखिए इस वेबसाइट को अच्छा ये तो यही जूम हो जाएगा, ये देखो ये लॉक के आइकन पे वो बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। वार्निंग का साइन भी आपको देखने को मिल सकता है, ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कनेक्शन नॉट सिक्योर, और बोल रहा है कि ये मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है द कनेक्शन टू दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, है ना, विदाउट एनक्रिप्शन। और अगर मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करूँ तो ये बोलेगा भी कि इंफॉर्मेशन यू सबमिट कुड बी व्यू बाय अदर लाइक पासवर्ड, मैसेजेस, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर कोई भी आप ऐसी वेबसाइट चला रहे हो जो कि HTTP पे चल रही है तो आप ये चीज समझो कि अगर कोई अटैकर उस नेटवर्क में होगा वो आपके डेटा को प्रॉपरली देख पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान और देना है कि ये जो काफी लोग बोलते हैं कि SSL लगा लो वेबसाइट सिक्योर हो गई, ठीक है। SSL लगा लिया तो आप सिर्फ मैन इन द मिडिल अटैक से बचोगे, आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने अटैक आपको करके बताया सिर्फ इसी से आप बच सकते हो। लेकिन क्या इससे वेबसाइट सेफ हो गई? वेबसाइट सेफ नहीं, सिर्फ जो यूजर चला रहा है वो कुछ हद तक सेफ हुआ, पूरे तरीके से भी नहीं हुआ। यानी कि बैठे बैठे कोई उसका डेटा नहीं पढ़ सकता, बस इतनी सी बात है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो गई। जैसे कि GoDaddy क्लेम करता है, GoDaddy के एड्स वगैरह देखने में बोलता है SSL लगा लो वेबसाइट सिक्योर हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सिर्फ जो कनेक्शन है वो एक तरीके से सिक्योर हो जाता है SSL लगा के। काफी लोग, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट के लिए आपको एडिशनल पे करना होता है, तो काफी लोग अपने वेबसाइट पर फेक SSL लगा लेते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, देखो अगर जिस वेबसाइट पे SSL नहीं होगा ना उस पर वार्निंग के साइन आएंगे, इस टाइप की चीजें आएंगी। और ब्राउजर इससे भी बदतर चीजें क्या करता है कि यहाँ पर पूरा रेड कलर का पूरा पेज ला देगा, है ना, बोल देगा नॉट सिक्योर, ठीक है। तो वो देखने में काफी मतलब वो हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। तो
लोग क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में तो हर कोई ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, किसी को पैसे बचाने हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए कौन एडिशनल अमाउंट पे करेगा, तो वो क्या करते हैं फेक एसएसएल सर्टिफिकेट लगा देते हैं, जिससे वार्निंग हट जाती है। वहाँ पे लॉक का आइकन दिखेगा आपको, ऐसा वार्निंग का आइकन नहीं दिखेगा, वार्निंग से नहीं आएगी, लेकिन वो वेबसाइट आपको देख के लगेगी सिक्योर है, लेकिन वो सिक्योर नहीं होती। तो आपको ये भी चेक करना होता है कि जो एसएसएल लगा है वो वैलिड एसएसएल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फेक एसएसएल है, फ्री वाला है, वो भी आपको दिक्कत करता है। अगर आप खुद की वेबसाइट अगर बना रहे हो, इस टाइप का हर कोई आज के टाइम में बनाते रहते हैं लोग, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्री का एसएसएल यूज नहीं करना है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी। तो अपन इसे एक बार लॉग आउट कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा हो गया शायद लॉग आउट, ठीक है लॉग आउट हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें भी आती है हमारे पास जिससे कि हम HTTPS वेबसाइट को डाउनग्रेड कर सकते हैं HTTP में, ये चीज़ें भी होती है। ठीक है, तो किसी भी अगर वाईफाई में आप कनेक्ट हो, खासकर तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखो कि नॉन एसएसएल वेबसाइट को आपको एक्सेस नहीं करना है, एटलीस्ट वहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं डालनी है। ठीक है, अब कुछ मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। ठीक है, हैकरवन बकक्राउड विजिट किया है आप लोगों ने? ठीक है, चलो बढ़िया। ठीक है, गेट पोस्ट समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, गेट मेथड का वहाँ पर यूज करा जाता है जहाँ पे से डेटा भेजना हो, सेंसिटिविटी का उतना कुछ इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो। पोस्ट मेथड को वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर डेटा आपका सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये वेब के कुछ बेसिक्स है और अपन डीप डाउन इसमें जाएंगे। फिलहाल आप लोग ये करना कि जो आपका नेटवर्किंग वाली जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज करके आना। ठीक है, ताकि वहाँ पर जो भी दिक्कत हो वो मैं आपको क्लियर करा पाऊँ। ठीक है, तो नेटवर्किंग में और अपन कुछ कंटेंट पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। एक बार में पूरा नेटवर्किंग नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एक बार में नेटवर्किंग पढ़ा दिया बेसिक लेवल तक, फिर एक बार में लिनक्स पढ़ा दिया बेसिक लेवल पे, एक बार में वर्कशॉप पढ़ा दिया बेसिक लेवल पे, ठीक है, वेब हैकिंग पढ़ा दी बेसिक लेवल पे। फिर जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हुए अपन चलेंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ लैब्स वगैरह असाइन करूंगा, टास्क वगैरह असाइन करूंगा, तो वो आपको डेडिकेटेडली करना पड़ेगा। ठीक है, इस फील्ड को लेकर सीरियस हो, तो नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है आने का। ठीक है, और चीज़ें ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगी, है ना? 6 महीने में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, साल भर में कोई एक्सपर्ट नहीं बनता, ये आपको रियलिटी है, ये आपको फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप कोई डिग्री लेने जाते हो तो इंजीनियरिंग की, मेडिकल की 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ओवरनाइट में कुछ 2 महीने में 3 महीने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन एक बेनिफिट मिलता है कि जो चीज़ को अगर आप खुद से सेल्फ लर्निंग कर रहे हो जिसमें आपके 2-3 साल वेस्ट हो सकते हैं, आप उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो जो कि उतनी प्रायोरिटी पे नहीं है। ठीक है, तो आपको मेरे एंड से ये हेल्प मिल जाएगी कि किस चीज़ पर फोकस करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है। जो चीज़ को शायद आप 3-4 साल में आपको लग जाते सीखने को, वो आपको कुछ मंथ में सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ का बेनिफिट लेते हुए चलना, सेल्फ लर्निंग आपको करते हुए चलनी पड़ेगी, क्योंकि फील्ड ऐसी है जिसमें कि आप ये नहीं सोच सकते कि अगर आपकी जॉब लग गई तो उसके बाद आप फ्री हो गए। ठीक है, जॉब लगने के बाद भी आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मेरे खुद के 4 से 5 घंटे जाते हैं क्लासेस ऑफिस टाइम के अलावा। ठीक है, तो इंजॉय करते हुए करना, ऐसा परेशान होकर मत करना कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस पूरी जिंदगी निकल जाएगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से अपन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, बाकी कुछ भी क्वेरी हो देन यू कैन आस्क। तो आज की क्लास अपन यहीं ऑफ करते हैं। आप